Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today's topic is Determination of Income and Employment Part 2. Today we will discuss the concept of average propensity to save and marginal propensity to save, saving function, and finally we will discuss the equilibrium conditions. Let's begin with the concept of average propensity to save. It is simply the ratio of total saving to total income, that is S upon Y. We already know that Y is equal to C plus S. Income is either consumed or saved in two sector economy. If we divide this equation by Y on both sides, we will get Y upon Y is equal to C upon Y plus S upon Y. Y by Y 1 होता है, C by Y हमने पहले पढ़ा था कि टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, और S अपॉन Y रिप्रेजेंट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. Now APC plus APC is equal to 1. We can also write APS is equal to 1 minus APC. Now some facts about the values of APC and APS. APS can be negative. सेविंग, आप जानते हो कि सेविंग क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है. स्टार्टिंग में जब ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, इनकम के ज़ीरो होने पर भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, तो वो जो पैसा है वो कहाँ से आता है, वो हमारा पास सेविंग होता है या डिस सेविंग होता है, ठीक है. तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, यानी सेविंग नेगेटिव होगा, ठीक है. तो जो इनकम कम होने पर शुरुआत में सेविंग नेगेटिव होता है तो वो एपीएस नेगेटिव हो सकता है. एपीसी जो है वो 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है. स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि कंजम्पशन जो होता है वो इनकम से ज़्यादा होता है, ठीक है. तो हमारा जो एपीसी है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. We have already discussed MPC. Now here it is MPS. What is MPS? It is the ratio of the change in savings to change in income. यानी डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. डेल्टा मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज. मान लो इनकम बढ़ता है तो इनकम या तो कंज्यूम होगा या तो सेविंग में जाएगा, ठीक है. तो चेंज इन इनकम जो है वो या तो चेंज इन कंजम्पशन पर जाएगा या चेंज इन सेविंग में जाएगा. अगर हम दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा. डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई हम जानते हैं एमपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस होता है. यानी अगर इनकम में 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो सेविंग्स में कितना चेंज हो रहा है. तो जो चेंज इन इनकम है वो इट विल बी आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. वी कैन ऑल्सो राइट एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी. नाउ the values of MPS and MPC lies between 0 and 1. Unlike APC or APS, they cannot be negative. These two values can never be negative and can never be greater than 1. APC can be greater than 1, but MPC can never be greater than 1. ठीक है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है ना वो 1 यूनिट से हो रहा है, जो यूनिट चेंज हो रहा है इनकम में, तो कंजम्पशन उससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है, उससे कम ही रहेगा. सेम लाइक जैसे एमपीएस, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सेविंग फंक्शन. सेविंग is that portion of income which is not spent on consumption. We have already discussed that income is either consumed or saved in a two sector economy. So we can write S is equal to Y minus C, because Y is equal to what, C plus S. Okay, so we can write S is equal to Y minus C, यानी सेविंग क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई होता है. यहाँ A ऑटोनोमस कंजम्पशन है, B MPC है और Y इनकम है. इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ C गिवन इन दिस इक्वेशन तो क्या होगा, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी के जगह हमने ये वैल्यू लिख दिया A प्लस बी वाई. जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो सेविंग फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, इट सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए. माइनस ए यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो वैल्यू है वो इक्वल होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर,
ठीक है, क्योंकि ए का क्या हमने पढ़ा था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी वैसा कंजम्पशन जो मिनिमम लेवल ऑफ जो सबसिस्टेंस के लिए हमें चाहिए कंजम्पशन जो होता है वो है, ये कभी ज़ीरो नहीं होता इनकम के ज़ीरो होने पर भी। तो स्टार्टिंग में मान लो यहाँ पे y इस इक्वेशन में अगर y इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर y इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, s इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, यानी इनकम के ज़ीरो होने पर जो ऑटोनोमस कंजम्पशन का खर्च है वो कहाँ से आता है, हमारे पास्ट सेविंग से आता है, जिसे हम डिस सेविंग भी कहते हैं। तो ये जो पोर्शन दिखा रहा है ना, ये डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम में हम देखते हैं, देखिए ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम है, हमने एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है, ठीक है, वाई एक्सिस पर सेविंग है। हमने देखा कि सेविंग जो है ना वो क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू है स्टार्टिंग में, तो देखो ये माइनस ए बार ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पर सेविंग जो है एक्स एक्सिस पर को कट करता है ना, वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सेविंग जहाँ ज़ीरो होता है इसका मतलब क्या है, ऑल द इनकम हैज़ बिन कंज्यूम्ड। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन एंड देयरफॉर सेविंग विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, वी ऑलरेडी नो। वाई एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है सेविंग में और एक्स एक्सिस पे जो इनकम में चेंज हो रहा है वहीं इसका स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन है जो कि शुरुआत में नेगेटिव वैल्यू रहता है, फिर जीरो होते हुए जैसे जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग बढ़ते जाता है। Let us see example, and let us see an example which will further clear our concepts of MPS and APS. Suppose income is given, it is rising constantly 0, 100, 200, okay, and saving we know, यहाँ -50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी यहाँ पर डिस सेविंग रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी जब आप देखोगे कि इनकम ज़ीरो होता है तो जो भी कंजम्पशन का ये है ना वो कहाँ से आ रहा है, वो पास्ट सेविंग से आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे वैल्यू माइनस है। तो एमपीएस और एपीएस पहले वैल्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इनकम चेंज इन इनकम कुछ हो नहीं रहा है और इनकम भी ज़ीरो है। जब आप 0 से 100 इनकम बढ़ा, सेविंग जो है वो -50 से -25 हुआ, ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो 50 से 125 हुआ। हम जानते हैं कि एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा एस कितना है, -25 -50 यानी 25, ठीक है, और इनकम में चेंज कितना है 100, 100 माइनस 0 यानी 100, तो 25/100 कितना हो गया 0.25। नेक्स्ट, जब इनकम 100 से 200 हुआ तो सेविंग कितना बढ़ा, -25 से 0 हो गया, यानी सेविंग में चेंज कितना है 25 और इनकम में चेंज कितना है 100, 25/100 0.25। तो ऐसे आप देखोगे तो एमपीएस जो है वो कांस्टेंट रहता है, और हमने ऐसे वैल्यूज़ लिए हैं, ये 0.25 आएगा, ठीक है। हमने माना है कि एमपी से एमपीएस जो भी एक बार हम लोग वैल्यू लेते हैं वो कांस्टेंट रहता है। अब एपीएस कैसे निकलता है, एपीएस का वैल्यूज चेंज होते हैं, ठीक है, हर एक लेवल पर जब आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग में चेंजेस आती है, एपीएस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। पहले यहाँ से देखते हैं, सेविंग कितना है -25, इनकम कितना है 100, तो आपका ईपीएस हो गया S/Y होता है, तो 25/100 -0.25, क्योंकि सेविंग नेगेटिव में है। उसके बाद -25 से 0 चेंज आया सेविंग में, इनकम में चेंज आया, सेविंग कितना है 0, इनकम कितना है 200, तो क्या हो गया एपीएस S/Y 0 हो गया। यहाँ पर सेविंग कितना है 25, इनकम कितना है 300, तो वैल्यू कितना हो गया एपीएस का 0.084। इस तरीके से आप S/Y करते जाओगे, एपीएस का वैल्यू निकलते जाएगा। तो आपने देखा कि एपीएस निगेटिव हो सकता है, पहले हमने देखा कि एपीएस निगेटिव है, ठीक है, लेकिन एमपीएस 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। Now we will discuss determination of equilibrium. There are two different approaches of the equilibrium. The first one is aggregate demand and aggregate supply approach. On x-axis we are representing y, income or output,
On y-axis we are representing aggregate demand. We already know that aggregate supply forms 45-degree angle, okay, and where AS is equal to AD, this point is equilibrium point, where aggregate demand intersect aggregate supply, that is a 45-degree line, then this point is known as equilibrium. Point before equilibrium, अगर आप इधर की बात करोगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर AD क्या है, AS से ज़्यादा है, AD इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होने पर हमारा जो इन्वेंट्री है वो फॉल होने लगेगा, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को एम्प्लॉय करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो हम लोग क्या होंगे, राइटवर्ड मूव करने लगेंगे। राइटवर्ड तब तक मूव करेंगे जब तक ADS के बराबर ना हो जाए। दूसरा सिनेरियो क्या है, when AS is greater than AD, that is point lying to the right of equilibrium point, okay, so अगर यहाँ बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है कि देयर इज अ केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, अनप्लैंड इन्वेंट्रीज स्टॉक्स आर राइजिंग, so what a producer will do, producers will reduce the level of production until it AS becomes equal to aggregate demand। यानी जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो ऐसे काम करेगा कि अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो ADS जहाँ पर इक्वल होगा वहीं पर आ जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। तो प्लांट जो स्पेंडिंग है, प्लांट जो आउटपुट है, वो जहाँ बराबर होती है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। Similarly, equilibrium can be studied from the angle of saving and investment also. In the saving investment approach, see, we know that at equilibrium AD is equal to AS, AD is C plus I and AS is C plus S. So C and C cancel out and I becomes equal to S. यानी इन्वेस्टमेंट जहाँ सेविंग के बराबर होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। इन्वेस्टमेंट हमने पहले एज्यूम कर रखा है कि ये क्या है, ऑटोनोमस एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के। सेविंग अलग से हमने देखा ही था। सेविंग फंक्शन जहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डिस सेविंग को, ठीक है। और ये जो इस पॉइंट के लेफ्ट में जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है और पॉइंट के राइट में सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। और सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से SI के बराबर हो जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर हम दोनों डायग्राम को मिला दें तो हम देखेंगे कि जहाँ पर AS AD के बराबर होता है, बिल्कुल उसी लेवल ऑफ आउटपुट पर सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। यानी हमने दोनों अप्रोचेस को जब मिला दिया तो ये डायग्राम आया। हमने सेपरेटली उसे देखा, अब हम इसे कंबाइन करके देख रहे हैं। यानी जहाँ पर AD AS के बराबर होगा वहाँ सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, यही इक्विलिब्रियम होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।